ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दो। राइट एंड एक्सप्लेन द ओहम्स लॉ। विच लॉ है हमें एक्सप्लेन करना है? ओहम्स लॉ। सो इन 1828 जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम गिव्स द लॉ एज पर फॉलो। इन अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन, फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस मतलब यू हैव टू फिक्स द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वैरी करता है। यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज करने वाले हैं वो रेजिस्टेंस है इस लॉ के अंदर, इसलिए मैं पहले से बोल दे रहा हूँ ताकि आपने 10th में पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि ओहम्स लॉ में हम V प्रोपोर्शनल टू I बताते हैं तो एज अ कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? रेजिस्टेंस। और वो कांस्टेंट तभी है जब कंडीशन फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो फिजिकल कंडीशन क्या रखनी है आपको? फिक्स रखनी है, यानी कि खास करके टेम्परेचर आपको वेरी नहीं करना है। क्या वेरी नहीं करना है? टेम्परेचर। ओके, देन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ कंडक्टर currents flow through the conductor ratio of potential difference between 2 points of conductor and the through conductor ratio of the potential difference between 2 points of the conductor and current in a flowing then is a constant. Okay, वापस पढ़ रहा हूं। In the physical condition when the currents flow through the conductor, ratio मतलब कि numerator over division, ratio of potential difference between 2 points मतलब कि V and current flowing through them, that is I, ratio of potential difference and current आया ना, that is constant। वो क्या माना गया है? constant। अलग टर्म्स में बोला गया है। बाकी हम ऐसा बोलते थे कि in the physical fixed physical condition when current flowing through the conductor the potential difference is proportional to the current, ऐसा बोलते थे। प्रोपोर्शनलिटी ना बोलना हो तो इन लोगों ने क्या बोला है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल ओवर करंट रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब वही हुआ V proportional to I। When we remove this proportionality sign, we have to put constant। कौन सा constant पुट किया हमने? R। R यानी कि करंट इम्पीडेंस। ओके, इसको एक्चुअली में करंट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। करंट इम्पीडेंस ना बोलना हो तो हम हमारा वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दोनों वर्ड याद रखना है, करंट इम्पीडेंस और दूसरा क्या याद रखेंगे? रेजिस्टेंस। ये इम्पीडेंस वर्ड में चैप्टर 7 में जाके याद करवाऊंगा, याद आना चाहिए। तो इम्पीडेंस हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज किया है। किसके लिए यूज किया है? रेजिस्टेंस। आया समझ में? चलो, ओके, ध्यान देना। तो करंट इंपीडेंस को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, थोड़े टाइम के लिए मास्क नीचे कर दो। करंट इंपीडेंस बोल सकते हैं या दूसरा क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस। तो V अपन I, ये जो रेशियो है उसको हम रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? R। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वोल्ट पर एम्पियर। इन अनदर वर्ड इट इज नोन एज ओहम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ ओमेगा एंड इट हैज अ डायमेंशंस। तो डायमेंशन R के फाइंड करने हो तो R का फॉर्मूला क्या बना? V ओवर I बना। चलो, V का डायमेंशंस फॉर्मूला फाइंड करने के लिए V वोल्ट
क्या यूज करते हैं? वी वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना हो तो क्या यूज करते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? m1 L2 T माइनस 2, ओके, फिर अपन A1 T1, वेरी गुड, ओके, A1 T1। एक कोई याद आया? 5 लोग ऑनलाइन है और 5 यहाँ पे बैठे, बट फिर भी कितने को याद आया? ओनली 1 स्टूडेंट्स। वाई? मैंने बोला था बार बार कि V इक्वल्स टू W/Q, क्यों भूल जाते हो? इसको तो कितनी बार याद किया, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो V का क्या फॉर्मूला है? W/Q, m1 L2 T माइनस 2 ओवर A1 T1। तो क्या बनेगा? m1 L2 T माइनस 3, ऊपर चला जाएगा तो A माइनस 1। क्लियर? दिस इज फॉर द वोल्टेज। हाँ, अभी रुको, ये तो हमने सिर्फ वोल्टेज के लिए फाइंड किया। किसके लिए फाइंड किया? वोल्टेज। तो वोल्टेज का क्लियर हुआ। अभी करंट क्या है? I, तो वो A1 आएगा ना, वो A1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? A माइनस 2। क्लियर हुआ सबको MLT फॉर्मूला? हाई या ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड? एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच it oppose the motion of the charge through it is called electrical resistance। ओके, पूरा बहुत लंबा क्वेश्चन है तो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या पूछा है? रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा क्या पूछा है? फैक्टर। ये दोनों की बात पहले कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर या इन कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। आया समझ में? कि अगर कोई चार्ज किसके अंदर से मूव करना चाहता है? कंडक्टर के अंदर से, तो उसका ऑपोजिशन होगा, अपोज होगा। उस अपोज को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एक्चुअली में मुझे लिखना ही चाहिए था रेजिस्टेंस आर। क्लियर हुआ? चलो, अलग होता है रेसिप्रोकल, मतलब आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अभी डिफाइन करना बाकी है रेजिस्टिविटी को। तो फ्रॉम ओहम्स लॉ आर इक्वल्स टू नथिंग बट व्हाट? वी अपॉन आई। वी यानी वोल्ट और आई का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ओहम, ओमेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब बताना ये है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड्स है। ओके, तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी करना है जो अपने 10th में किया था, एज इट इज। कंसिडर एक कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है? L, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। दिख रहा है आपको? एक कंडक्टर आपने कंसिडर किया है। मान लो कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या बोल देते हैं? A, और उसका लेंथ कितना ले रहे हैं? L। कितना ले रहे हैं? L। Such two similar rectangular block are shown in the figure. Here the length is the combination, length of combination will be 2L। मानो कि वैसा ही दो ब्लॉक हमने यहाँ पे लिया है और दोनों ब्लॉक को हमने कंबाइंड कर दिया, तो लेंथ कितना हो गया? 12 हो गया, और एरिया कितना है? A है। बात समझ में आया? अब आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो। सपोज इसका रेजिस्टेंस 10 ओमेगा मिला था। कितना मिला था? और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो कितना मिल रहा है? हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम रखा, लेंथ को डबल किया था। किसको डबल किया था? लेंथ को। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? डबल हो गया, है या ना? एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ। ओके, current flowing through the combination of the block will be equals to the current flowing through each block, and hence potential difference between the two end of the block will be V only, and so the total block potential difference will be 2 volt। इन लोगों ने क्या बोला कि मानो कि इसमें से हम कौन सा करंट पास कर रहे हैं? I करंट, और यहाँ से इस एंड में और इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं? V। तब जाके इसका रेजिस्टेंस, मान लो कि मैंने तो न्यूमेरिकल वैल्यू से लिया था, मान लो कि कितना है? R। आया समझ में? अब इसमें भी सेम टू सेम I करंट पास कर रहा है। इसमें I कर रहे हैं तो इसमें से भी कौन सा करंट पास होगा? I। इसलिए यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज डिफरेंस है दैट रिमेन V, और यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज डिफरेंस है दैट रिमेन अगेन V। तो V प्लस V कितना हो गया? आया समझ में? तो बोला उन्होंने 2V है। नाउ रेजिस्टेंस फाइंड करना है कॉम्बिनेशन का, तो वोल्टेज अपन करंट करेंगे तो 2V अपन करंट कितना पास हो रहा था? I, बट V अपन I को तो क्या बोलेंगे? R। तो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस था वो डबल हो गया, है या ना? तो वेर हमने जो V अपन I यूज किया था दैट इज द R, रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्लॉक, इस केस में मिला था वो। दस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, इससे ये प्रूव हुआ कि अगर आपने लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया।
मतलब आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड बाय मेकिंग द लेंथ डबल इट विल बिकम, और फॉर्मूला क्या बन गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल। आया समझ में? अब मानो कि वही ब्लॉक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देखा आया ना? तो ए/2 हो गया। मानो कि हम कौन सा करंट पास कर रहे थे, आई, तो ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में से कितना जाएगा, I/2, नीचे वाले क्रॉस सेक्शन में से भी कितना जाएगा, I/2, बट दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल अभी कितना रहेगा, V का V। सो नाउ ब्लॉक्स आर अरेंज्ड, सॉरी, let the given block is cut into two equal parts parallel to the length. In this case, each part will be in a L length, but the cross section area will be A/2. Now blocks are arranged as shown in the figure. See, potential difference between this combination is again, देखो इस एंड के बीच में और इस एंड के बीच में वापस पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना लेने वाले हैं, V, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन, ओके, पूरा टोटल करंट कितना पास होगा, यहाँ से टोटल कितना ऐड किया था, I, बाहर से बाहर भी कितना निकलेगा, I, लेकिन फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट, एक पार्ट में से कितना जाएगा, I/2। एट दैट केस रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है कॉम्बिनेशन का, ओके, या किसी एक पार्ट का, तो आप V/I करोगे, बट एक में से कितना करंट जा रहा है, I/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2V/I, V/I को तो क्या बोलते हैं, R, तो R1 इक्वल टू आपको क्या मिला, 2R, मतलब कि हमने एरिया आधा किया कि नहीं, एरिया हमने आधा कर दिया, फिर भी हमें करंट रेजिस्टेंस कितना मिला, डबल, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, जब एक चीज को आधा करके वो दूसरा बढ़ते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है। सो दस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, बाय द चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया टू A/2 रेजिस्टेंस विल बी डबल, रेजिस्टेंस बिकम क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ओके। तो R प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, R प्रोपोर्शनल टू 1/A है या ना? ये दोनों को कंबाइंड करेंगे, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यू विल गेट R प्रोपोर्शनल टू L/A, एंड व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन देन यू विल गेट रो इज द रेजिस्टिविटी। आया समझ में? Thus the resistance of the conductor depends on its length, देखो फैक्टर आए, on its length, on its cross section area and the type of material. Type of material कौन डिसाइड करेगा, रो, रेजिस्टिविटी। रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो आपको फैक्टर्स के बारे में भी पता चल गया, और हमने यहाँ पे बोला भी था, एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी कि लेंथ एंड एरिया कैसे डिपेंड करता है वो बताना था, तो वो भी हमने बता दिया साथ साथ में, है या ना? तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दिया और उसके फैक्टर्स को डिफाइन कर लिया थ्रू द एक्टिविटी। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, राइट इट्स यूनिट ऑन फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर डू द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ओके। सो हाँ, एरिया, हाँ, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है तू, ऐसा, ऐसा, ओके, ऐसा। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन व्हाट वी आर डूइंग इन लास्ट थ्योरी, हमने एक ही ब्लॉक लिया था, मटेरियल चेंज किया नहीं था। पहले तो एक बात ये सुन लो कि मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। व्हाट इज अवर एम इन द लास्ट थ्योरी, अवर एम इज टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन रिलेशन टू द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। आया समझ में? इसलिए हमने एक ही टाइप का रेजिस्टेंस, एक ही टाइप का मटेरियल लिया, और एक ही ब्लॉक के अंदर हमने दो चीज होती है। हमें तो पता ही था कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ, बट इनिशियली लोगों को नहीं पता था, तो लोगों ने ये सारी चीजें बातें की होगी, बट अभी वो जो फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव होके आ चुका है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया जिसका एरिया ए रखा, लेंथ एल रखा। जब लेंथ को डबल करने की बात आई तो एरिया सेम टू सेम रखा, सिर्फ लेंथ को वेरी किया, क्योंकि आप जब भी किसी पैरामीटर्स के डिपेंडेंस वेरिएशन को समझते हो तो कोई एक पैरामीटर को फिक्स कर देना पड़ेगा। जैसे कि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, मतलब रो फिक्स हो गया, फिर हमने एरिया फिक्स कर दिया, लेंथ को डबल किया, और जब एरिया को आधा किया
लेंथ को फिक्स रखा। आया समझ में? इसलिए हमने वहां पे ऐसे कोई वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लिए। अगर ये लेते तो हमारा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो हमें आंसर मिलता नहीं। आया समझ में? दैट्स व्हाई। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? राइट इट्स यूनिट। तो एट द टेम्परेचर, at the given temperature, resistance of the material R is given by rho L by A, and so rho चाहिए तो RA by L. What is the unit of R? What is the unit of area? Meter square. And what is the unit of length? Meter. Meter. तो omega into meter is the unit of rho. Rho यानी resistivity. फॉर्मूला क्या पड़ा था? M1 L2 T minus 3 डिराइव करके लाना है, भूल जाते हो तो। ओहम का, रेजिस्टेंस का, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली देखा था। आया ना? एरा M1 L2 T minus 3 A minus 2, जो डिराइव करके लाना है V by I से, और V का फॉर्मूला फाइंड करना है W by Q से। अब उसको सिर्फ और सिर्फ मीटर से यानी कि L1 से मल्टीप्लाई करना रहा, तो M1 L3 T minus 3 A minus 2, दिस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। आया समझ में? आया ना? डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग अ यूनिट लेंथ। देखो, रो इक्वल्स टू आर ए अपन एल, फिर केमिस्ट्री में भी दिया था डेफिनेशन, याद आ रहा है तो? ए इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 1, तो आर इक्वल्स टू रो। रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, लेकिन एरिया और लेंथ दोनों क्या होना चाहिए? 1। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, लेंथ 1 होना चाहिए। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑफ कंडक्टर। ये जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड है? टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। दूसरा आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो रेजिस्टेंस ये तीन फैक्टर पे तो डिपेंड है ही है, साथ में लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड है। आया समझ में? ये तीनों के तीनों फैक्टर, कंडक्टर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टाइप मटेरियल ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर तो रेजिस्टेंस डिपेंड है ही है, साथ में लेंथ एंड एरिया। बट अगर सिर्फ रेजिस्टिविटी पूछे तो लेंथ एरिया नहीं आएगा। आया समझ में? बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि आर के फॉर्मूला में रो आता है, तो रो जिस पे डिपेंड होगा आर भी उसी पे डिपेंड होगा, साथ में एल एंड ए पे भी डिपेंड है आर, बराबर। बट रो तो एक कांस्टेंट था, वो एल एंड ए पे डिपेंड है नहीं, लेंथ और एरिया पे वो डिपेंडेबल नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। यूनिट अभी हमने देखा, ओमेगा इंटू मीटर या ओहम इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हमने प्रूव करके रखा हुआ है, यस -2 ही आएगा। M1 L3 T minus 3 A minus 2। क्लियर हुआ? कंडक्टेंस ऑलरेडी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में कवर कर दिया है। अगर पहले ए पढ़ लिया होता तो वहां पे ऐसा बोलता फिजिक्स चैप्टर 3 में कवर किया है। मैंने बोला था दोनों के चैप्टर 3 के कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन जाएंगे। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपन रेजिस्टेंस 1 अपन आर। आया समझ में? हम वहां पे जी बोलते थे इसको केमिस्ट्री के अंदर, है ना? गुड। बट यहाँ पे हमने कोई सिंबल देना नहीं है। तो ऐसा यूनिट क्या है? 1 अपन ओमेगा, जिसको मो भी बोलते हैं, या तो फिर ओमेगा का उल्टा सिंबल कर देते हैं, मो। क्लियर है? केमिस्ट्री के अंदर उसको सीमेंस बोला जाता है। इट इज डिनोटेड एज सीमेन, याद आ रहा है? एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑपोजिट ऑफ इट, इसका बिल्कुल उल्टा, जो किया नहीं है इन लोगों ने। -1 उसका नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस का M-1 L-3 क्या होगा? T3 और नहीं तो यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेना था ना। किसका लेना था? रेजिस्टेंस का। तो ये रहा रेजिस्टेंस का M1 L2, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा। आया समझ में? 1 2 3 2, तो पहले दो माइनस, दूसरे दो प्लस। क्लियर हुआ ना? व्हाट इज द कंडक्टिविटी? इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? राइट्स इट्स यूनिट एंड द डायमेंशन। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस। वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिफाइंड करते हैं हम थ्रू सिग्मा, और केमिस्ट्री के अंदर कप्पा। क्लियर है? कप्पा के ना, आपकी बुक में ऐसे करके दिया होगा। बट फिजिक्स के अंदर
दोनों सेम ही है, कंडक्टिविटी ही है, बराबर, बट वो इन टर्म्स ऑफ केमिकल सॉल्यूशन था, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर की बात हो रही है। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, तो आर ए बाई एल होता था, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, तो 1/रो क्या हो जाएगा, एल बाई आर ए। क्लियर है? चलो, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओहम इंटू मीटर, तो उसका अपोजिट 1/ओमेगा इंटू मीटर, या तो फिर ओमेगा का रेसिप्रोकल मो और मीटर का मीटर इनवर्स। मो इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। आया समझ में? अब जो आपको रेजिस्टिविटी के लिए मिला था, कहा है रेजिस्टिविटी का, ए रहा M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2, तो -1 -3 +3 +2, -1 -3 +3 +2। आया समझ में? वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ, OF आएगा, ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड, क्योंकि भाई कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1/रो, तो जिस पे रो डिपेंड है उसी पे तो सिग्मा क्या होगा, डिपेंड होगा। वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, कंडक्टिविटी जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है समझ में, जैसे रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती थी। ओके, देखो R इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिस्टेंसेस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टिविटी डिफाइनिंग द मटेरियल्स। ये रो रेजिस्टिविटी है वो तो किसके लिए डाला हुआ है, मटेरियल्स के लिए, तो फिर मटेरियल पे डिपेंड करेगी ना, टाइप ऑफ कंडक्टर मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस कैन वेरी थ्रू द टेम्परेचर, है या ना, बट लेंथ एंड एरिया टेम्परेचर के साथ वेरी करने वाले नो, तो कौन वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, रो, इसीलिए तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर पर्टिकुलर मीडियम, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, इसलिए तो हमने लिया था ना कांस्टेंट की जगह पे R प्रोपोर्शनल टू L बाई आया था, तो कांस्टेंट की जगह पे क्या ले लिया था, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट है, तब जाके वो वेरी करने वाली नहीं है, भले आपका लेंथ और एरिया वेरी करता हूँ, आया समझ में, इसीलिए वो मटेरियल को डिफाइन करती है, मेन उसका काम क्या है, मटेरियल को, कंडक्टिविटी, उसका रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन है, कंडक्टिविटी, वो भी किसको डिफाइन करता है, मटेरियल को। ओके, तो फिर वो डायमेंशंस पे डिपेंडेबल रहेंगे नहीं। क्लियर हुआ है या ना? ओके, 2 मिनट का ब्रेक।
अब देखो बेटा, जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा ना वो 10th का ही था, ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, वहां से हमने आर को डिफाइन कर दिया, आर पे से रेजिस्टिविटी पे गए, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी पे गए, रेजिस्टिविटी रो यानी कंडक्टिविटी सिग्मा, आया ना। नई थिंग ये है करंट डेंसिटी। न्यू टर्म कौन सा है? करंट डेंसिटी, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। डिराइव ओहम्स लॉ फ्रॉम द विच डेंसिटी? करंट डेंसिटी। या तो आपको पूछे डिफाइन या डिराइव ओहम्स लॉ इन अ स्केलर वेक्टर फॉर्म, विच फॉर्म? क्योंकि जब आपने V इक्वल्स टू आई आर लिखा ना बेटा, तो इट इज नथिंग बट स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब पता है ना, those we know not those quantities which are not needed which for representation of those direction is not needed। आया समझ में? तो उसको हम कौन से क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कौन से क्वांटिटी बोलते हैं? तो V इक्वल्स टू आई आर इज द स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? स्केलर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसको स्केलर फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? स्केलर। बट अभी हमें ओहम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया हो व्हाट इज द करंट डेंसिटी, डिराइव द ओहम्स लॉ फ्रॉम द करंट डेंसिटी, या तो पूछा हो एक्सप्लेन द ओहम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit cross section perpendicular cross section area perpendicular to the current at that point। मतलब कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि I अपन A, एंड ओवर हियर दिस एरिया इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। आपने वो सरफेस को रिप्रेजेंट किया था तो एरिया वेक्टर उसको नॉर्मल होता है, ऐसा बताया था ना आपने, इसलिए तो परपेंडिकुलर लिखा है। वरी तो एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई सामने ये जो करंट डेंसिटी J है उसको हम J से डिफाइन करने वाले हैं। कौन से टर्म से? J। तो J इक्वल्स टू I ओवर A वेक्टर। तो एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सो J इज अगेन विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वो एरिया की डायरेक्शन में ही होगा। आया समझ में? नाउ यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो I का यूनिट और एरिया का तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एमएलडी फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, मीटर स्क्वायर का L-2, M0 L-2 T0 और A का A1। आया समझ में? आया ना? डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L-2 20 एंड A1। ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होगा? IR। ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होगा? IR। क्लियर हुआ? कंसिडर द कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड इलेक्ट्रिक फील्ड BE and then the potential difference between the two ends of the conductor is V। तो हम पढ़े थे पता है V इक्वल्स टू E इंटू डी वाला फॉर्मूला, आया ना? तो वहां से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाई डी। डी इज द डिस्टेंस, यहाँ पे क्या डिस्टेंस है दो एंड के बीच का? L। या V इक्वल्स टू E इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? EL। आया समझ में? रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला आपको पता है ना, रो L बाई A। ये दो फॉर्मूला यूज करके ओहम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या था? V की जगह पे क्या रखना है? EL रखा, I का, R की जगह पे क्या रखे? रो L बाई A। तो LL क्या हो गया? कैंसिल हो गया। I बाई A को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ I बाई A को मैं क्या बोलने वाला हूँ? J। याद आ रहा है ना? करंट डेंसिटी अभी डिफाइन किया था, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया करंट। तो ये I बाई A दिख रहा है, जिसको मैंने क्या बोल दिया? J। इधर साइड क्या दिख रहा था? E दिख रहा था, आया ना? और ये साइड क्या है? रो। तो E इक्वल्स टू J इंटू रो हो गया, आया ना? ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे V इक्वल्स टू, चलो V इक्वल्स टू क्या हो गया? AL। तो I R इक्वल्स टू रो L बाई A LL। आप समझ में आया स्टेप कैसे लिखने चाहिए? जब कोई नई चीज करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ऐसे आपने लिख दिया एग्जामिनेशन में, 2-3 स्टेप तक वो अपने आप को मोटिव करके जाएगा पेपर चेकर, फिर पत्ता जाएगा तो ऐसा ही कर देगा वो। आया समझ में? तो नई क्वांटिटी जब भी रखते हो, जैसे कि देखो मुझे I बाई A को क्या लिखना है? J। आपने बताया तो सही, इसने भी बताया, लेकिन गलत गलत दिख रहा था। साथ में हम ऐसा थोड़ा साइड पे रखेंगे, फिर देयरफॉर करेंगे, E का E रखेंगे, I बाई A को क्या बोल देंगे? J बोल देंगे, और फिर क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे। बात समझ में आई? आया ना? फिर हम वो भी लिख लेंगे, 1/रो को क्या बोलते हैं? सिग्मा। देयरफॉर रो इक्वल्स टू
1/सिग्मा। तो मैं यहाँ पे ई का ई लिख दूंगा, जे का जे लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा, सिग्मा जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सिग्मा ई इक्वल्स टू जे एंड देयरफॉर जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। बट अभी तक हमने मैग्नीट्यूड में डील किया है या ना। बट आपको पता है कि जे इज नथिंग बट विच क्वांटिटी, बट सिग्मा इज द कंडक्टिविटी स्केलर। तो सामने वेक्टर कौन होगा, तो जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, दैट इज रिप्रेजेंट्स विच लो, इन विच फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। हाँ, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये दो एंड थे ना कंडक्टर के, एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को, तो उसमें से करंट पास होना स्टार्ट होगा, यानी कि हमने उसके दो एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू क्या आएगा, ई। करंट डेंसिटी इज न्यू क्वांटिटी फॉर यू, अस, है ना, फॉर दिस चैप्टर, दैट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि करंट आई डिवाइड बाई ए। आया समझ में? ओके। Explain the drift of electron and drift velocity. Derive one equations for current of current in terms of cross section of conductor. Explain drift of electron and drift velocity. Drift of electron को explain करना है, drift velocity को explain करना है. Derive the equation of current. Current I का equation हमें derived करना है. Okay? In terms of एक्चुअली में वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो एक क्वेश्चन अगर कुमार में भी ऐसा हो ना तो कट कर देना, और अगर एक ए वाला क्वेश्चन इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, करंट डेंसिटी क्या होता है, जे, है ना, और करंट डेंसिटी से हमें एक्चुअली में जाना है 1/रो। एक क्वेश्चन भी आधा अभी टाइप किया हुआ है, तो 13 तो वैसे भी मैं नहीं करवाने वाला हूँ, यहाँ तक करवाने वाला हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अभी के लिए वही समझते हैं। एक्सप्लेन ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और दूसरा अगर ऐड भी करना है ना तो आपको कहाँ तक करना है, डिराइव इक्वेशन। तो इक्वेशन किसका डिराइव करना है हमें, वीडी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और किसी का नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो इन कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। They collides with the ions and direction of their motion is continuously going to be changing. Ions के अंदर से उनको पास होना है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मैंने, प्लस 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 थ्रो करके। तो इसमें से जब वो पास होते हैं तो वो किसके किसके साथ कोलाइड होते रहते हैं, आयंस के साथ तो कोलाइड होते हैं, और ऐसे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलाइड होता है। ड्यू टू दिस कोलाइजन्स उनका जो मोशन है, इनका कोलाइजन्स कैसा है पता है, यहां से गए आगे, स्टॉप हो गए, फिर वापस फील्ड की वजह से आगे गए, स्टॉप हो गए। तो कोलाइड होते हैं। अब कोलाइड होने के बाद कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, वो डायरेक्शन प्रिसाइजली नहीं होती है, कल भी बोला था प्रीवियस लेक्चर में, और इसलिए बोला था कि वो रैंडमली मोशन में चले जाएंगे, है या ना। तो उनकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। अब सपोज एन इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, ओके, 1 से लेके एन तक इलेक्ट्रॉन। एट द गिवन टाइम वेलोसिटी ऑफ ith, आई की जगह पे आप 1 से लेके कितना ले सकते हो, एन। ए एक्चुअली में ए वाला टर्म्स जो है ना, आई वाला ब्रैकेट वाला, इसके बाद लिखना था, है ना, थोड़ा सा करेक्शन करते जाना आप लोग अपने बुक में भी, ए वाला टर्म्स यहाँ पे लिखना था। आइथ लिखा तो तब समझाना पड़ेगा ना आई क्या है, तो 1 से लेके एन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का नंबर। मानो कि आइथ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, वी आई। तो व्हाट इज देयर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। वैसे स्पीड वर्ड थोड़ा गलत है, उसके यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी। क्लियर, क्यों वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी आ जाएगा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं आता। तो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी डायरेक्शन में उनका मोशन होगा, है या ना। तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, अपोज, कोलाइड तो करेगा लेकिन अपोज करेगा, मतलब कि एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करके कितना कर देगा। तो जब मैं इनका समेशन करूंगा, समेशन करना है मतलब कि देखो समेशन ऑफ वी आई, एवरेज निकालना है, तो समेशन डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना था n, तो डिवाइड किया मैंने, तो दिस एवरेज वेलोसिटी विल बी ड्यू टू द रैंडम डायरेक्शन। आया समझ में, चल। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड।
अब एक कंडक्टर की बात हुई, नॉर्मल कंडक्टर की बात हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे थे लेकिन रैंडम डायरेक्शन में। आया समझ में? इसलिए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कल लॉजिकली बात किया था, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से जितने लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं उतने, एंड दैट्स व्हाई नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 0। तो आज हमने उसकी वेलोसिटी की बात करी। क्लियर? बट मान लो कि मैं इसको पॉजिटिव एंड बना देता हूं और इसको नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? मोशन, एक्सेलरेट होंगे। क्या होंगे? एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको पता है, एफ इक्वल्स टू विच फॉर्मूला? मा। तो ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम, फोर्स ओवर क्या हो जाएगा? मास। फोर्स क्या है? माइनस ई ओवर मास क्या है? एम, विच इज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। क्यों वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन? मानो कि ए मेरा कोई आयन है और दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अभी हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइजन नहीं समझ रहे, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ किसके साथ? आयंस के साथ। तो ये कोई फिक्स आयन है और दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहां पे सामने पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ, तुरंत क्या हो गया? कोलाइड हो गया। यहाँ पे वो स्टॉप पड़ा है, वापस एक्सीलरेट होगा, आगे वाले आयन के साथ क्या होगा? कोलाइड, क्योंकि बीच में जगह ही नहीं है। आयंस पैको पैक है, क्योंकि सॉलिड होता है कंडक्टर। क्या होता है? सॉलिड। बीच में जगह बिल्कुल कम होती है। आया समझ में? हो तो भी कम होते। बात क्लियर हुई ना? एंड दैट्स व्हाई काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा? ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम, और एफ पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस ई वेक्टर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम। लेट लास्ट कोलाइजन ऑफ ith इलेक्ट्रॉन एट द टाइम t। अब हम ऐसा समझते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को हमने ध्यान में लिया और वो इलेक्ट्रॉन t टाइम पहले कोलाइड हुआ था। कितने टाइम पहले कोलाइड हुआ था? t टाइम पहले। आफ्टर दिस collisions let ti time is elapsed and after this velocity at the time t b vt then, देखो ti टाइम पहले या t टाइम पहले क्या हुआ था? कोलाइजन। एक्चुअली में यहां पे टी कर देता हूं एंड यहां पे टी कर देता हूं। कोई ith इलेक्ट्रॉन है जो टी टाइम पहले कोलाइड हुआ था, कोलाइड के बाद टी जितना टाइम पास हुआ है, कितना टाइम पास हुआ है? टी। तो आफ्टर द कोलाइजन लेट टी टाइम elapsed एंड आफ्टर दिस वेलोसिटी एट द टाइम टी बी वी टी, देन आप 11th साइंस में पढ़े थे v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी। फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी होगी वो पता चल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मानो कि मेरा वी आई था, नॉट वी ओनली, वी आई वेलोसिटी था, ऑलरेडी हमने पहले बोला था आगे, ith इलेक्ट्रॉन का। गॉट इट? अब उसको कितना एक्सेलरेशन मिला था? ए। कितना टाइम हमने जाने दिया? टी। तो ए इंटू टी आ गया, तो उसका टी टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया? वी टी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हमें इसका एक्चुअली में अगर एवरेज के हिसाब से जाए या टोटल वेलोसिटी के हिसाब से जाए, तो आपको पता है कि टोटल वेलोसिटी एवरेज टोटल वेलोसिटी जो है वो इनिशियली रैंडमली मोशन होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन का एडअप कर देते तो कितना हो जाता है? इसलिए वी को क्या लिया? 0। या तो फिर इसी इलेक्ट्रॉन में रहते, सारे को नहीं याद करते, लेकिन वापस मैं समझाता हूं। एक कोलाइजन हुआ, उसके बाद की हम स्टडी कर रहे थे टी टाइम की। तो जब कोलाइजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या था? स्टेडी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। और फिर एक्सेलरेशन के थ्रू उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी। अभी तक टी टाइम पास हो चुका है कोलाइजन के बाद, बट कोलाइजन हुआ नहीं, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी वीटी जो है इस इक्वेशन से बनेगा। और इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया है? तो ए का वैल्यू अभी हमने देखा था माइनस ई बाई एम इंटू क्या रहेगा? टी। टी भूल गए वो, हाँ समझ में? दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। अब ये फिगर क्या समझा रहा है वो समझो। मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट। कोई इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पे था, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, जैसे जैसे वो टकराता है, कोलाइड होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज। ऐसे करते 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 टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुंचा? वही सेम इलेक्ट्रॉन ए से स्टार्ट करेगा तो बी डैश पे पहुंचेगा जब हम क्या अप्लाई कर देंगे? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग होगा। सीधा नहीं ड्रैग होता है, मैंने कल भी बताया था, सीधा ड्रैग नहीं होता है, वो रैंडमली देखो जहां तो वैसे ही रहा है, लेकिन हर एक कोलाइजन के बाद उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा? बी बी डैश जितना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो वो कौन से पॉइंट पे था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो कौन से पॉइंट पे गया? बी डैश।
तो एट द टाइम t average velocity of electron will be average velocity of vi velocity of all electron and it will be 0 because vi is 0 for all electrons. okay, अब ये तो मैंने फिगर भी एक्सप्लेन कर दिया जो अभी इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्सप्लेन किया गया नहीं है, बट वो समझ लिया हमने लॉजिकली। हम वापस इस इक्वेशन पे आते हैं। अगर मुझे इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मुझे इसका भी मैंने दोनों बताया था, ये जीरो क्यों है, तो एक तो मैंने लॉजिकली कोलाइड के बाद जीरो बता दिया था, दूसरा अगर मुझे टोटल लेना है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज ऑफ वी आई ऑलरेडी आगे पढ़ के आए, एवरेज ऑफ वी आई क्या है, जीरो। तो उसी सेंटेंस को लिखा है कि टी टाइम पे अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है मुझे तो वी आई वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी उसका एवरेज क्या आएगा, जीरो। कोलाइजन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स नॉट एट अ डिफाइनाइट इंटरवल and hence direction of velocity of electron will be changing। दूसरा, यहाँ पे टाइम इंटरवल जो होता है वो सेम नहीं होता है। कहने का मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड के बाद टकराया तो दूसरा 2 सेकंड में ही टकराया, ऐसा जरूरी? सबका टाइमिंग टकराने का क्या होगा, अलग अलग। आपके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे आते होंगे, इसलिए आप एवरेज निकालते हो और परसेंटेज निकाल के देते हैं, है या ना? सब में सेम आने वाले होते तो ऐसा रूल बना देते, मैथ्स में जितने आए उतने साइंस में, तो आप मैथ्स ही पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई एडमिशन ही नहीं करवाएगा। आया? मैथ्स बायो ही पढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि मैथ्स में जो आएंगे वो कहाँ चिपकाने हैं, ऐसा है रूल? नहीं। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते, परसेंटेज लाते हैं, तो परसेंटेज के लिए तीनों में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो वैसा ही है यहाँ पे कि ये जो इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल टी, वो सेम होगा नहीं। आया समझ में? अमाउंट द इलेक्ट्रॉन नॉट डिफाइनाइट इंटरवल एंड दैट्स व्हाई डायरेक्शन भी रैंडमली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सो लेट द एवरेज टाइम interval between the two successive collision that be tau। ओके, टॉर्क के लिए भी टाउ सिंबल यूज होता है और यहाँ पे भी एवरेज टाइम के लिए क्या यूज किया गया है, टाउ। किसी एक इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड के बाद टकराया, cos 2, कोई 4 के बाद टकराया, कोई 6 के बाद टकराया, तो 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, दैट इज एवरेज टाइम। आया समझ में? इस एवरेज टाइम को हमने क्या बोल दिया, टाउ। और उस टाउ को हम कौन सा टाइम बोलेंगे, दिस इज द टाइम बिटवीन टू कोलाइजन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी टकराने में ही निकलने वाली है। टक टकराया, टक टकराया, टक टकराया, आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में, ये तो मिली सेकेंड नैनो सेकेंड के अंदर होगा, ऐसे टकराते टकराते अंदर जाएगा, आगे जाएगा एक एंड से दूसरे एंड की ओर। बात क्लियर हुई? ओके, तो इस एवरेज टाइम को क्या बोल देते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर मैं इस वेलोसिटी का एवरेज लेता हूं, क्या लेता हूं, एवरेज। ओके, यही फॉर्मूला को मैं वापस नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर वाला, नॉट बिलो वन। वी टी इक्वल्स टू क्या था, वी आई प्लस ए टी, है या ना? अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं तो उस एवरेज वेलोसिटी को, क्योंकि मैं यहाँ पे टी की जगह पे क्या रखने वाला हूं, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, तो उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा, क्योंकि वो टाउ टाइम ऐसा था कि दो कोलाइजन्स के बीच का टाइम था। उस टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, वो खींच के जा रहा है, ऐसा सीधा नहीं जा रहा है, कोई इसको खींच रहा है। बी पॉइंट से कहां तक खींच रहा है, बी डैश पॉइंट तक। कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? इसलिए हम उसको ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट। तो वो वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मुझे इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ पे एवरेज लिया तो इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा, बट ऑलरेडी आपको पता है कि एवरेज कितना है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, वो एवरेज में नहीं आएगा, तो माइनस ई बाई एम। अगर यहाँ पे प्लस रखूँ तो माइनस, माइनस यहाँ पे रख दिया तो फिर माइनस रखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस का प्लस और माइनस ई बाई एम। तो मुझे इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा ना, टी एवरेज। तो पहले मैंने टी एवरेज लिया और उसी टी एवरेज को तो मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, टाउ। आया समझ में? तो फिर बेटा ए माइनस और जीरो ऑलरेडी ऊपर लिख दिया, तो वापस लिखने की जरूरत। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला माइनस ई अपन एम इंटू टाउ, विच इज कॉल्ड विच वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अब कल आओगे, दो अच्छे अच्छे फॉर्मूला पढ़ेंगे। आई इक्वल्स, ओके, आज एक फॉर्मूला पढ़ा, उसको तो मैं पढ़ाना भूल गया, मतलब हमने पढ़ा जे इक्वल्स टू आई बाई ए, इसको मैं इस तरह से याद रखता हूं, आई इक्वल्स टू जा, आई इक्वल्स टू, क्लियर हुआ? ऐसे कल कुछ और फॉर्मूला पढ़ेंगे, आई इक्वल्स टू नाउडी, ओके, और जे इक्वल्स टू नोबडी, व्हाटएवर, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन कल इसका हम इनोवेशन करेंगे, है ना? तो कल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे। आया समझ में? जो यहाँ पे गलती से आधा क्वेश्चन था, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आना चाहिए।
बट इसीलिए यहाँ पे मैंने डिराइव द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दिया। ये बुक में भी सेम मिस्टेक मिलेगी, आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे मिस्टेक्स आती जाएंगी, बुक में ज्यादा आएगी। गॉट इट? चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ ओके वो इसीलिए हुई ना कि मानो कि एक साथ n इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, सबका कोलाइजेंस के बाद कैसा डायरेक्शन है, रैंडम डायरेक्शन है, रैंडम वेक्टर्स मिलेंगे। जब भी हम रैंडम वेक्टर को समेशन करते हैं ना तो उसके सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे वो डायपोल मोमेंट में नहीं देखा था, पोलर नॉन पोलर में ऑलरेडी पहले से पोलर नॉन पोलर थे, मतलब पहले से डायपोल मोमेंट थी, लेकिन वो डायपोल मोमेंट कैसे थी, रैंडम, इसलिए टोटल क्या मान लिया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लाइक मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो वेक्टर बताऊँ तुम्हें, बराबर, तो इसके दो कंपोनेंट, इसका ऐसे आएगा, इसका ऊपर आएगा, इसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, इसका ऊपर आएगा, ए इसको कैंसिल कर देगा, ए इसको कैंसिल कर देगा। तो जब रेंडमली आ जाता है मतलब समझ लो उसका वेक्टर समेशन 0 आया समझ में। तो वो सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करेंगे तभी होगी, यस। फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तभी तो फोर्स लगा, है ना। जब भी एक कंडक्टर, दो केस हो सकते हैं, एक कंडक्टर जिसमें किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं, तब कोई ड्रिफ्ट था ही नहीं, इसलिए टोटल वेलोसिटी उस टाइम पे कितना था, एवरेज 0 था। जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, Vd इक्वल टू माइनस ई अपन एम इंटू टाउ, तो ई आया इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये 0 कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अल्टीमेटली 0 हो जाएगी, और तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके थ्रू फोर्स जनरेट हुआ, इसलिए वो खींचा। दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही है, सेम ही है। क्लियर हुआ? हाँ वही वही वही, उसकी वजह से उसका इतना ड्रिफ्ट मिला। आया समझ में? कोई डाउट? देखो फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट होता है ना तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट ड्रिफ्ट होता है, खींचा जाता है। हाँ रैंडमली, सेम टू सेम ऐसा ही। हाँ हल्का राइट हो जाएगा, वो बी की जगह पे कैसे पहुंचेगा, बी डैश। किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि ये कंडक्टर है, हाँ पढ़ने के लिए ठीक है, ये प्लस है और माइनस है तो ऐसा सीधा चला जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा ये सीधा बता रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट, कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसे। बाकी इसकी मोशन तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में ही होती है। जगह तो मिलनी चाहिए ना, आपको जाना है तो भूल भुलैया गार्डन में हो आपको क्लोजिंग की ओर जाना है, लेकिन सीधा थोड़ी ना क्लोजिंग के आगे तो वॉल है, आगे तो आयन आ गया तो थोड़ी सीधा जा सकते हो, तो ऐसे 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 करते 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 बाहर निकलेगा, है ना। तो हम जितना सिंपली नहीं समझे कि कंडक्टर है और हमने ड्रॉइंग कर लिया, ए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया इधर चला गया, दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, बट ऐसा होता नहीं है, उसको टाइम लगता है भाई वहां जाना। सबसे पहले वो उस एंड का होगा ना, मानो कि दिस इज अ कंडक्टर, इस एंड का होगा, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, और कुछ टाइम बाद इस एंड का धीरे 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 करके इधर आया होगा। आया समझ में? गुड।